नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का लास्ट पार्ट नंबर 5। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 to 66 और इसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 यानी 51। क्या लिखा है? ए मैग्नेटिक सर्किट हैज़ 150 टर्न्स कॉइल. The cross-sectional area is this much and the length of magnetic is this much. What are the values of magnetic field intensity and relative permeability when the current is 2 ampere and total flux is 0.3 into 10 to the power minus 3 Weber. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी H की वैल्यू। ओके, क्या क्या दे रखा है? दे रखा है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 150, I इज इक्वल टू दे रखा है 2 एम्प। ओके, देन और क्या दे रखा है? फ्लक्स की वैल्यू दे रखा है फाई इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं H इज इक्वल टू क्या होता है? MMF डिवाइड बाई L। ओके, नाउ MMF को हम लिख सकते हैं N इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करेंट डिवाइड बाई L। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 150 गुणे 2 बटे 25 गुणे 10 घाते माइनस 2। यहाँ पे दे रखा है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ओके, सो आफ्टर कैलकुलेशन विल गेट हाउ मच? 1200 एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ओके, नाउ अब क्या पूछ रहा है? परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, ऑप्शन ए या डी में से कोई एक सही होगा। परमेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं एस इज इक्वल टू क्या होता है? एन आई डिवाइड बाई फाई। ओके, इज इक्वल टू हाउ मच हो जाएगा? एच एल डिवाइड बाई फाई। ओके, दोनों को अगर बराबर करें हम यहाँ, तो यहाँ से देखेंगे एल डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू आर ए इज इक्वल टू एच एल डिवाइड बाई फाई। ओके, क्योंकि एच एल बराबर क्या होता है? एन आई। ओके, यहाँ से जब हम सब काट पीट के देखेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? फाई डिवाइड बाई म्यू नॉट ए एच। ओके, म्यू नॉट ए एच। नाउ अभी क्या होगा? वैल्यू रख देंगे इसमें। फाई की वैल्यू 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 1200। ओके, so guys will get how much value? 397.9. so option A will be the correct answer. Option A will be the correct answer. Okay, this was. अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या बोल रहा है दोस्तों? A 240 volt / 120 volt 12 kVA auto transformer has 96.2% efficiency at full load and unity power factor. The full load efficiency at 0.8 power factor lagging when connected to a load across 360 volt would be. ओके, पूछ रहा है फुल लोड इफिशियंसी क्या होगी 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग पे जब ये 360 वोल्ट के अक्रॉस एक लोड कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है हमारा? 240 डिवाइड बाई 120 वोल्ट 12 kVA। हाँ, इफिशियंसी कितना दे रखा है? 96.2%।
इससे अभी हम क्या निकाल सकते हैं, लॉसेस निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और लॉसेस फिक्स होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या होता है, KVA इंटू पावर फैक्टर यूनिटी, ठीक, डिवाइड बाई KVA इंटू पावर फैक्टर प्लस लॉसेस। ये किसके बराबर है, 96.2% के, ठीक। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो लॉसेस हमें कितना मिल जाएगा, 474 वाट, ठीक, 474 वाट। आ जाइए अब दूसरी तरफ। अब जब हम इसको व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 360 वोल्ट, फिर क्या होगा, 360 वोल्ट के अक्रॉस जब कनेक्ट करेंगे तो रेटिंग क्या हो जाएगी, रेटिंग इज इक्वल टू हो जाएगी 12 डिवाइड बाई 1 माइनस के। अप टर्न रेशियो क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 1 माइनस ना 360 है, 360 तो 240 डिवाइड बाई 360, इसको कट करेंगे 2 3 12/1 माइनस 2/3, सॉल्व करेंगे आएगा 36 KVA, ओके। ये नई रेटिंग आ गई। अब नई रेटिंग जब आ गई फ्रेंड्स, तो इफ़िशियंसी बराबर क्या होगी, नई रेटिंग नया पावर फैक्टर डिवाइड बाई नई रेटिंग गुणे नया पावर फैक्टर प्लस लॉसेस। लॉसेस कितना है, 475, इसको सॉल्व किए तो आ गया हमारा आंसर 98.5%। तो इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 98.5%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है द परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 2% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, द अप्रॉक्सीमेट रेगुलेशन एट फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैग, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले सेट में भी कर चुके हैं। क्या होता है, परसेंटेज रेजिस्टेंस कॉस ऑफ फाई प्लस परसेंटेज रिएक्टेंस साइन ऑफ फाई। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 2% इंटू 0.8 प्लस 4% इंटू 0.6, क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 4%। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या बोल रहा है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर हैज 420 एंड 36 turn, means 420 and 36 turn on the primary and secondary winding respectively. The supply voltage is 33 kV or 3.3 kV. The secondary line voltage on no load when the winding are connected in star delta. Winding connected है स्टार डेल्टा में, ठीक। तो पूछ रहा है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। आइए निकालते हैं सेकेंडरी लाइन वोल्टेज। कैसे निकलेगा, हम जानते हैं पर फेज EMF प्राइमरी का डिवाइड बाई पर फेज EMF सेकेंडरी का इज इक्वल टू होता है प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। ये कितना दे दिया है, 420 डिवाइड बाई 36, ठीक। प्राइमरी का EMF कितना दिया है, 3300, ठीक। तो प्राइमरी का वाइंडिंग जो कनेक्टेड है वो किस में कनेक्टेड है, स्टार में, तो इसका फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, लाइन बाई √3। सेकेंडरी का क्या होगा, सेकेंडरी का पर फेज वोल्टेज जो होगा वही लाइन वोल्टेज होगा, ठीक, इज इक्वल टू हाउ मच, 420 डिवाइड बाई 360। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो E2 पर फेज एट नो लोड निकल के आएगा 164 वोल्ट, ओके। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 4 kVA ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस ऑफ 200 watt and full load copper loss is 200 watt. The maximum efficiency at unity power factor will be, maximum efficiency पूछ रहा है, तो efficiency at
cos phi इज इक्वल टू 1 क्या होता है, KVA डिवाइड बाई KVA प्लस लॉसेस। ओके, अब कैसे निकालेंगे, KVA कितना दे रखा है हमारा 4000 हो गया, डिवाइड बाई 4000 प्लस 200 कितना आ गया 90.9%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है फ्रेंड्स ये टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर A एंड B विथ इक्वल टर्न रेशियो। दो ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर A, ट्रांसफार्मर B। ओके, इक्वल टर्न रेशियो है दोनों का, N1/N2 इसका बराबर है N1/N2 दूसरे का। उसके बाद दिया है टर्न रेशियो हैव रिएक्टेंस ऑफ J, इसका रिएक्टेंस है J3 ओम, इसका है J9 ओम। ओके, रिफर टू सेकेंडरी when operated in parallel the load sharing of 100 kV 100 kilowatt at 0.8 power factor lag between A and B transformer would respectively। लोड शेयरिंग दोनों के बीच में पूछ रहा है जब दोनों पैरेलल ऑपरेशन में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो लोड शेयरिंग दोस्तों हम जानते हैं लोड शेयरिंग कैसा होता है, लोड शेयरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस। ओके, तो लोड शेयरिंग बाई ट्रांसफार्मर A इज इक्वल टू टोटल लोड इनटू दूसरे का रिएक्टेंस बटे टोटल रिएक्टेंस। कितना हो गया टोटल 12, कितना आया निकल के 75 किलोवाट। ऐसे लोड शेयर बाई ट्रांसफार्मर B कितना हो जाएगा, टोटल लोड इनटू ट्रांसफार्मर A का रिएक्टेंस डिवाइड बाई टोटल रिएक्टेंस, ये कितना आ जाएगा 25 किलोवाट। सो लोड शेयरिंग विल बी 75 एंड 25। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग लॉसेस फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। पहला लॉस है कॉपर लॉस, फिर कॉपर और आयरन लॉस, फिर एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है, चौथा में दिया है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। चारों लॉस दे दिए हैं, अब पूछ रहा है इसमें में से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं ना, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग लॉसेस फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से रिलेटेड, शॉर्ट सर्किट हमें क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, कॉपर लॉस। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ओनली, ऑप्शन ए, जिसमें कि नंबर 1 जो पॉइंट है वो शामिल होता है शॉर्ट सर्किट में, बाकी सब शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड नहीं है। और फ्रिक्शन और विंडेज लॉस तो होता भी नहीं ट्रांसफार्मर में, ऐसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 58। ए 2000 वोल्ट डिवाइड बाई 200 वोल्ट 20 kVA two winding single phase transformer is reconnected as step up auto transformer having 200 volt 2200 volt rating, then the power rating for the auto transformer will be। पावर रेटिंग पूछ रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर का। अब देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर जब बनेगा तो कैसे बनेगा, ये 2 वाइंडिंग मान लीजिए थी हमारी, ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग ऐसा दे रखा है। ठीक, तो हमारा प्राइमरी कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 2200 और 2000 टोटल आएगा 2200। ठीक, 2200 वोल्ट। अब क्या पूछा है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग कैसे निकालेंगे, VA रेटिंग
इनपुट, वी ए रेटिंग इनपुट कैसे आएगी? अगर हम करंट निकाल लें, ध्यान से पहले देखिए, ए क्वेश्चन जो आया था ये गलत था, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया था जो उसकी सही हो। यहाँ पे 220 दिया था, इसका 22 kVA सही आंसर था। ये एक्चुअली IES 2016 में पूछा गया था, ये रॉन्ग प्रिंटेड क्वेश्चन था। इसका 22 kVA आएगा सही जो होगा आंसर। ओके, आइए देखते हैं। तो इसका kVA क्या हो जाएगा? kVA रेटिंग इज इक्वल टू 200 इंटू 1110 इज इक्वल टू 22 kVA। ओके, या VA रेटिंग आउटपुट का भी हम निकालेंगे तो कितना आएगा? आउटपुट में है 2200 इंटू 10, तब भी आएगा 2200 kVA। कैसे आया दोस्तों? ऐसे आया। यहाँ पे हम करंट निकालेंगे तो देखेंगे 10 एम्पियर आ रही है। ओके, 10 एम्पियर उधर जा रही है, यहाँ से कितना जा रहा है एम्पियर? 1110 एम्प। ओके, यहाँ फिर कितना आ जाएगा? 100 एम्प। ये कैसे आया? जब हम टू वाइंडिंग में देखेंगे, टू वाइंडिंग का kVA हमें पता है। ओके, 20 kVA। यहाँ 20 kVA में अगर हम डिवाइड कर देंगे 20 ना, 2000 का कितना आ रहा है? 10। ठीक, इससे आया 10 एम्पियर। उसके बाद इसमें अगर हम 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100। ठीक, इस हिसाब से टोटल करंट आई 110 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्योंकि वाइंडिंग, जब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो कोई भी, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक वाइंडिंग की रेटिंग कभी नहीं बदलेगी। सपोज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कोई वाइंडिंग पर्टिकुलर 10 एम्पियर अगर करंट कैरी कर रही है तो जब वो ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा तब भी 10 एम्पियर से ज़्यादा कैरी नहीं करेगी, नहीं तो बर्न आउट हो जाएगी। उस बेसिस पे करंट रेटिंग हमेशा हम वाइंडिंग की फिक्स रख सकते हैं। तो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर केस में रेटिंग थी उसकी, वही ऑटो ट्रांसफार्मर बनने के बाद भी होगी, इसलिए वहाँ 10 एम्पियर और 110 एम्पियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन विच ओमिक लॉस 1% of the output reactance drop 5% of the voltage when operating at 0.8 power factor lagging is। फिर से पढ़ता हूँ। The regulation of a transformer in which ohmic loss is 1% of the output and the reactance drop is 5% of the voltage when operating at 0.8 power factor lagging, तब क्या होगा इसका? वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक, तो परसेंटेज आर कितना दे रखा है? 1%। परसेंटेज एक्स कितना दे रखा है? परसेंटेज एक्स कितना? 5%। कॉस ऑफ फाई कितना दे रखा है? 0.8। ओके, परसेंटेज रेगुलेशन कितना होगा? परसेंटेज आर कॉस ऑफ फाई प्लस परसेंटेज एक्स साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू 0.8 प्लस 5 0.6। इसको सॉल्व किए हम, कितना आ गया? 3.8%। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, देखते हैं। इन ए पावर ट्रांसफार्मर द कोर लॉस इज 50 watt at 40 hertz and 100 watt at 60 hertz under the condition of same maximum flux density in the both cases the core loss is loss at 50 hertz। बोल रहा है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी अगर सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो 50 हर्ट्स पे क्या होगा कोर लॉस। इस टाइप क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं दोस्तों, डायरेक्ट इसको इसीलिए लिखता हूँ। WI इज इक्वल टू, ये फेवरेट है UPSC का, हर साल एक क्वेश्चन दे देता है। AF प्लस BF इज स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम पहले सेट में देखते हैं क्या दिया है। पहला सेट में दिया है 50 वाट, फ्रीक्वेंसी दिया है 40,
हाँ, तो ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरे सेट में जब लॉस कितना दिया है 100 वाट इज इक्वल टू A60 प्लस B60 स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व बोथ क्वेश्चन, सॉल्व 1 and 2, we get how much? A is equal to 0.416, B is equal to 0.0208. okay, now at 50 hertz core loss will be कितना हो जाएगा, A की वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स प्लस B की वैल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इसको सॉल्व किए हम, कितना आ गया 72.8 वाट। ठीक, तो ये अप्रॉक्स किसके है, ऑप्शन बी के 73 वाट के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ए ट्रांसफार्मर में हैव नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इफ़ द लोड पावर फैक्टर इज़। इस टाइप का भी क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। नेगेटिव कब होता है, जब लीडिंग पावर फैक्टर हो, फॉर सम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, जब लीडिंग हो तभी। लीडिंग के केस के अलावा और किसी पावर फैक्टर के केस में ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें पूछ रहा है, IAS 2016 क्वेश्चन है। A 25 MVA 33 kV transformer has a per unit impedance of 0.9. The per unit impedance at new base 50 MVA at 11 kV would be. ओके, तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, न्यू इम्पीडेंस इज इक्वल टू होता है ओल्ड इम्पीडेंस इनटू MVA और VA, न्यू डिवाइड बाई MVA और VA ओल्ड इंटू वोल्टेज ओल्ड डिवाइड बाई वोल्टेज न्यू का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमारा दे रखा है MVA जेड ओल्ड कितना दिया है 0.9 इंटू VA न्यू कितना दे रहा है 50 MVA, VA ओल्ड कितना था 25 MVA। सेम यूनिट है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। और वोल्टेज की भी यूनिट देख रखते हैं, केवी दोनों है तो कट जाएगा, बदलने की ज़रूरत नहीं। ओल्ड कितना है 33 डिवाइड बाई न्यू 11 स्क्वायर, सॉल्व किए कितना आ गया 16.2 पर यूनिट जेड न्यू। ठीक, ये हो गया पर यूनिट क्वांटिटी 16.2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन अगला लेते हैं 63। क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है 2400/240 वोल्ट 200 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज ए कोर लॉस ऑफ 1.8 किलोवाट at rated voltage. Its equivalent resistance is 1.1%. Then the transfer efficiency at 0.9 power factor and on full load is. ठीक, अब इसकी ट्रांसफ़र एफिशिएंसी पूछता है। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ लोड इनटू VI या KVA जो रेटिंग होती है cos फाई डिवाइड बाई फ्रैक्शन ऑफ लोड VI cos फाई प्लस लॉसेस कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस इनटू 100। ठीक, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब अगर फुल लोड है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ VI दे रखा है कितना 200 kVA। ठीक है, अब पूछ रहा है cos फाई 0.9 लैग है। ठीक, WC कितना दिया है 1.8 किलोवाट, ये देखिए कोर लॉस 1.8 किलोवाट। WC कॉपर लॉस कैसे निकालेंगे 1.1 डिवाइड बाई 100, लोड जब बढ़ गया। ठीक, रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होता है वही, उसी के परसेंटेज में कॉपर लॉस भी हमारा बढ़ता है या घटता है। ठीक, परसेंटेज R इज इक्वल टू परसेंटेज कॉपर लॉस 200 इंटू 10⁻³ आ गया 2200 वाट। इसमें एक ही ट्रिक था दोस्तों, जो परसेंटेज रेजिस्टेंस होता है हमारा पर यूनिट में ना, वो डायरेक्टली परसेंटेज कॉपर लॉस के बराबर होता है, याद रखिए बस, और कुछ नहीं।
इस क्वेश्चन में। ठीक, वही वो जानने का प्रयास करना चाहते थे। अब हमें पूरा सब चीज़ पता चल गया। इक्वेशन इसमें इक्वेशन में रख देंगे, ऊपर वाले में क्या आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी 1 वी आई की वैल्यू 10⁻³ इंटू 200 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 200 10⁻³ इंटू 0.9 प्लस 1.8 इंटू 10⁻³ प्लस 2200 गुणे 100। इसको सॉल्व किए कितना आ गया 97.82%। ठीक, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। ईडी करंट, ये 2017 ईएसई में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है ईडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर कोर कैन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ। अब देखिए, ईडी करंट लॉस जो होता है दोस्तों, वो क्या होता था, थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता था। ठीक, लैमिनेशन के। इसलिए हम इसकी थिकनेस अगर घटाएंगे तो ईडी करंट लॉस घटेगा, क्योंकि उसके स्क्वायर के है तो बहुत तेज़ी से घटेगा। इसलिए हम थिन लेयर लैमिनेटेड कोर लगाते हैं। तो रिड्यूस बाय द यूज ऑफ, सेलेक्ट द फॉलोइंग आंसर पूछ रहा है आंसर। हाँ, अब लेमिनेटेड कोर का यूज करके हम घटा सकते हैं थिन लेमिनेटेड कोर और फेराइट्स। फेराइट्स क्या होते हैं, सिरेमिक होते हैं। तो इसमें करंट लॉस बहुत कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ईडी करंट लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। सॉलिड कोर्स लगाने से और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन 2 and 3, ऑप्शन 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, ए 1000 वोल्ट / 400 वोल्ट पावर ट्रांसफार्मर हैज ए नॉमिनल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज VSC इज इक्वल टू 40%। ओके, VSC दिया है 40%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली बात तो ये देखिए, प्राइमरी साइड का जो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इतने शॉर्ट सर्किट वोल्टेज पे फुल रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक, तो प्राइमरी का अगर हम 40% निकालें, प्राइमरी वोल्टेज 1000 दिया है, ये देखिए यहाँ। ठीक, अगर हम इसका 40% बस वोल्टेज दे दें तो ये सफिशियंट होगा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कराने के लिए। मतलब कितना वोल्टेज, 400 वोल्ट अगर हम प्राइमरी पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सेकेंडरी टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट करंट पूरी फ्लो करेगी। यही इसका स्टेटमेंट का मतलब होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन द सेकेंडरी टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किटेड द रेटेड करंट फ्लो एट द प्राइमरी साइड एट प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट। ठीक, जैसा आप जानते भी होंगे कि रिड्यूस वोल्टेज ही हम अप्लाई करते हैं जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन और ट्रांसफार्मर का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम डीसी मशीन शुरू करेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 3 फेज ट्रांसफार्मर्स इन ओपन डेल्टा कनेक्शन। ठीक, पहला, बीइंग ए टेम्पोरेरी रिमेडी व्हेन वन ट्रांसफार्मर फॉर्म ऑफ डेल्टा सिस्टम इज डैमेज्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। ठीक, बिल्कुल सही है। रिमेडी सिस्टम की तरह हम यूज कर सकते हैं 57.7% लोड देके, जब एक ट्रांसफार्मर डेल्टा में से ख़राब हो जाए कोई। ठीक, द वोल्ट एम्पियर सप्लाइड बाई ईच ट्रांसफार्मर इज हाफ ऑफ द टोटल VA एंड द सिस्टम इज नॉट ओवरलोडेड। ये गलत है, हाफ नहीं होता। ठीक, एन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इज दैट लोड शैल बी रिड्यूस बाई √3 टाइम्स इन दिस केस। बिल्कुल सही है, √3 टाइम रिड्यूस हो जाता है, मतलब 57.7% लोड ही देके हम चला सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारा फिनिश्ड होता है। इन क्वेश्चन का अभ्यास करिए दोस्तों, इससे क्या होगा, आने वाले परीक्षाओं में इसी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईएससी से ही उठा लिए जाते हैं सीधा स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में। आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो मान के चलिए आप 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे किसी भी एग्ज़ाम का।
अब हम स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन नेक्स्ट लेक्चर से। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।